नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है इन दोनों पेपरों में बहुत ज्यादा है। तो जनरल अवेयरनेस में मैंने साइंस का पोर्शन उठाया है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको, और इससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए अभी जो आरआरबी टेक्नीशियन की एग्जाम डेट है ना, अभी आई नहीं है। आपके पास बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वैकेंसी इसमें 9000 से ज्यादा है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है रेलवे में। इसके बाद मैं आपको करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा रेलवे के। एक्चुअली मैं पढ़ा चुका हूँ आपको एक साल के करंट अफेयर, 2023 के करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ मैं पहले आपको। 2024 के रेलवे करंट अफेयर भी पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कूलिंग बाय द डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन। रेगिस्तान कूलर द्वारा ठंडा करने की विधि किस पर आधारित है? देखिए कल ये क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, जब भी आपको कूलिंग इफेक्ट दिखे तो आपको आग बंद करके इसका आंसर लगाना है इवोपरेशन, इवोपरेटिव कूलिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जब भी कूलिंग इफेक्ट दिखेगा आपको तो इसका आंसर हमेशा होता है इवोपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायरोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कायरोजेनिक विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए आप एक चीज याद रखो, जब भी आपको कायरो वर्ड दिखेगा, कायरो मतलब क्या होता है? लो। कायरो मतलब होता है लो टेम्परेचर। तो इसका करेक्ट आंसर है लो टेम्परेचर। कायरोजेनिक साइंस किससे रिलेट करता है? लो टेम्परेचर से। कायरो मतलब ही लो होता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ लाइट डैश। तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट है ना उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, वो स्थिर रहती है हमेशा। कभी भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिमेन कांस्टेंट। देखिए स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10 की पावर किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? एक क्वेश्चन ये आता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए ईयर, ये क्वेश्चन में आता है। लाइट ट्रेवल करती है डिस्टेंस एक साल में कितना ट्रेवल करती है, ये क्वेश्चन है। तो स्पीड ऑफ लाइट अलग है और जो लाइट ट्रेवल करती है डिस्टेंस एक साल में, वो क्वेश्चन अलग है। तो ये कल बताया था 9.46 × 10 की पावर 12 किलोमीटर, और दूसरा ये आता है 9.6 × 10 की पावर 15 मीटर। ये दोनों वैल्यू याद रखो आप, ये दोनों वैल्यू अलग है। अगर किलोमीटर में क्वेश्चन पूछेगा तो आप 12 लगाओगे 10 की पावर, और अगर मीटर में डिस्टेंस पूछेगा आपसे तो 10 की पावर 15 लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेड थर्मल कंडक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्म का कुचालक है? तो देखिए पहली बात तो याद रखो, बेड थर्मल कंडक्टर होता क्या है? बेड थर्मल कंडक्टर मतलब क्या? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट पास इजिली। जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास ना हो और पास ही ना हो उसको हम बोलते हैं बेड थर्मल कंडक्टर। तो देखिए एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कॉपर तो हम यूज ही करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और सिल्वर होता है ना, सिल्वर तो आपको पता है बेस्ट कंडक्टर होता है। बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर। हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का दोनों का बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर का। मगर हम सिल्वर यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बहुत महंगा है, कॉस्टली है। तो इसलिए हम किसको यूज करते हैं? कॉपर को यूज करते हैं। देखा होगा कॉपर के वायर वगैरह हम यूज करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है कॉपर, और ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, ये तीनों गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मगर जो गिलास है ना, कांच, वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो जो गिलास है ना वो इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो और एग्जांपल बताता हूँ इंसुलेटर के, जैसे ग्लास हो गया। दूसरा क्या हो गया, प्लास्टिक से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, ठीक है। वुड, लकड़ी आप पकड़ोगे इलेक्ट्रिसिटी, आपको करंट नहीं लगेगा, तो ये भी इंसुलेटर हो गए, ठीक है। याद रखो ये 3-4 एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट। कार रेडिएटर में पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, देखिए आपने देखा होगा जब कार का आप बोनेट खोलते हो तो उसमें आपको एक रेडिएटर मिलता है जिसमें वाटर डलता है। तो वे यूज क्यों करते हैं हम? क्योंकि देखिए जो वाटर है ना वो क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। वाटर कूलिंग इफेक्ट शो क्यों करता है? क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहले ये देखिए, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, और ये कूलिंग इफेक्ट शो करता है इसकी वजह से। तो देखिए हम वाटर का यूज कब करते हैं कार में? जो हमारा प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब जो हमारी यूपी स्टेट हो गई, दिल्ली स्टेट हो गई, पूरी स्टेट जितनी भी इंडिया की स्टेट है ना, वहां पर हम वाटर यूज करते हैं सिंपली। मगर जितनी भी हिली स्टेट है, जो भी प्लेन स्टेट है हमारी, प्लेन स्टेट है हमारी, है ना,
उसमें हम वाटर यूज करते हैं कार में। मगर जो भी हमारी हिली स्टेट है ना, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ऊपर का हिमाचल प्रदेश हो गया, जहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती है, तो वहां पर अगर वाटर डालोगे तो जम जाएगा। ठीक है, तो हम कार में क्या डालते हैं, जो भी बर्फ वाली जगह है उसमें हम डालते हैं वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल, वाटर के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं हम, जो भी हिली एरिया है और जहाँ पर बर्फ वगैरह पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, अकेला अगर वाटर डालोगे तो वो जम जाएगा रेडिएटर में। तो जो हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, उसको हम बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट ये हम डालते हैं कार में, इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज होल इन कॉपर डिस्क, इफ द डिस्क इज हीटेड द साइज ऑफ होल। कॉपर डिस्क में एक छोटा छेद होता है, यदि डिस्क को गर्म किया जाता है तो छेद का आकार क्या होगा। देखिए, आपने देखा होगा जो सीडी होती है हमारी, सीडी ऐसी गोल सी होती है और बीच में एक होल होता है। तो सीडी काय की बनी होती है, कॉपर की। तो ये कॉपर डिस्क होती है। क्वेश्चन में पूछा है, अगर मैं इसको हीट करूंगा, ठीक है, मैंने कॉपर डिस्क को हीट करी, तो जो बीच का गोल है ना, ये छोटा वाला गोल, इसका साइज क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड हो जाएगा मतलब फैल जाएगा। तो अगर जो कॉपर डिस्क है उसको हीट करूंगा तो जो होल का साइज है ना, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, कॉपर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, कॉपर गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कॉपर। और कॉपर क्या है, कॉपर में थर्मल एक्सपेंशन होता है। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो होल होता है ना, उसका साइज भी बढ़ जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम गिवन ऑफ द मास ऑफ वाटर विल। जब किसी जल को 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा, तब उसका आयतन क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन कल डिस्कस किया था मैंने आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वाटर की बात हो रही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है, वाटर आइस बन जाता है, मतलब फ्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं हम 4 डिग्री सेल्सियस में। 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस में। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस में, फिर 100 डिग्री सेल्सियस में ये बॉयल होने लगता है वाटर। तो कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी ज्यादा होगी वाटर की और वॉल्यूम कम होगा। मगर जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो क्या होता है, डेंसिटी कम होती जाएगी और वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जब 0 डिग्री से हम 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, तो वॉल्यूम में क्या फर्क आएगा, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। और लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज होगे फिर इंक्रीज होगी। तो देखिए, हम 0 डिग्री से चलते हैं, बीच में 4 डिग्री आएगा, जो वॉल्यूम होगी ना 4 डिग्री में वाटर की बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम सबसे पहले कम होगी। मगर जैसे ही आप 4 डिग्री के आगे जाओगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाओगे, तो वॉल्यूम जो होगी वाटर की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम है वाटर की वो डिक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड। निम्न तापमान उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन में कल मैंने बताया था, लो टेम्परेचर की बात होगी या सडनली की बात होगी तो आप हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस लगाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 32 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। किसी द्रव का तापमान 32 फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर तापमान कितना होगा। देखिए, जो एफ लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ़ारेनहाइट। तो एफ मतलब होता है फ़ारेनहाइट और जो सी होता है ना, उसका मतलब होता है सेल्सियस। ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। ये होता है किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर निकालने के फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद कर लो आप। तो देखिए, ये सेल्सियस हो गया, सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू के मतलब क्या होता है, केल्विन। तो केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और आपसे सेल्सियस पूछा है कि सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा। तो आप ये दोनों वैल्यू ले लो। देखिए, आपको सेल्सियस निकालना है तो सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट कितना दिया 32, तो एफ की जगह 32 रखा और यहाँ भी 32 है अपॉन 100, तो सी अपॉन 100 इज इक्वल टू ये 0 हो गया। ठीक है, अब 0 का इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा। सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही आप कुछ भी आ जाए,
अगर मान लो फ़ारेनहाइट पूछा है, फ़ारेनहाइट दिया है और केल्विन पूछा है तो भी आप निकाल सकते हो वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, प्लैंक की स्तरिक इकाई क्या है? तो देखिए जो प्लैंक कांस्टेंट होता है ना वो कितना होता है, इसकी वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड। तो जो प्लैंक कांस्टेंट है उसके यूनिट क्या है, जूल पर सेकेंड, ऑप्शन ए। देखिए ये थर्ड पार्ट था जो भी मैं साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको आरआरबी टेक्नीशियन और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। आप एग्जाम देने जाएंगे और आपने मेरे लेक्चर देखे तो आप इजीली क्वेश्चन लगा के आएंगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हम एमसीक्यू आईक्यू को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।